हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आज हम बात करने वाले काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पे, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो देखो सबसे पहले अगर बात किया जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो देखो बीम के केस में कुछ अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फ्रेम के केस में अलग होता है और ट्रस के केस में अलग होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं बस आपसे बात करने वाला हूँ फ्रेम के केस में, कि फ्रेम के केस में किस तरीके से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको फ्रेम में कैलकुलेट करने आ जाता है उसके बाद मैं आपको ट्रस में बता दूंगा, उसके बाद फिर आप लास्ट में आपको मैं बीम के लिए भी बता दूंगा। तो फ्रेम के लिए अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आ गया तो ट्रस के केस में और बीम के केस में सिंपल होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात थोड़ा सा करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है और किसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, ये है क्या, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल जॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सा बात है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, ये किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी जॉइंट पे टोटल कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वही क्या होगा, वही उस जॉइंट का नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, फिर से सुनना क्या मतलब है, मतलब ये है कि सर किसी भी जॉइंट पे, स्ट्रक्चर के हर एक जॉइंट पे जितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, वही क्या होगा, वही उस जॉइंट का क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, या आप बोल सकते हो क्या, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम की। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या, तो ये क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल जॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, आप एक काम कर दो, हर एक जॉइंट पे कितने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, वही क्या होगा, वही उस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब सारे जॉइंट पे जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, अगर इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये आता है कि सर कितने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, इसको किस तरीके से काउंट किया जाएगा, इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तो उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात किया जाए सर डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला सर, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले बता सर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप किस क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, तो स्ट्रक्चर में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाता है। मतलब क्या, स्लोप भी एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है और डिफ्लेक्शन भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब किसी भी जॉइंट पे जितनी पॉसिबिलिटी है डिफ्लेक्शन का और जितनी पॉसिबिलिटी है स्लोप का, जितने स्लोप बन रहेंगे उस जॉइंट पे और जितने डिफ्लेक्शन पॉसिबल होंगे उस जॉइंट पे, उन्हीं दोनों का जो समेशन होगा क्या होगा, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस जॉइंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब अगर आपको जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप ये बता दो कि उस जॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन पॉसिबल है और कितना स्लोप पॉसिबल है, इसी को बस काउंट करना है। ठीक है, तो एक बात ये हो गया। सर अगर हमको ये बताना है सर डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन हो गया, अब कहाँ का ये जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ का, ये जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में किस पॉइंट को आप जॉइंट कंसीडर करोगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे देखो ये मेंशन है क्या, सबसे पहली बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे काउंट करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं सारे जॉइंट्स पे हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते हैं कहाँ पे, जॉइंट्स पे। अब बात ये आती है सर जॉइंट किसको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो जॉइंट कंसीडर करने के लिए आप कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक है, जॉइंट कहाँ पे कंसीडर करेंगे, स्ट्रक्चर में जहाँ कहीं पे भी आपको, अगर आपके स्ट्रक्चर के मेंबर में कहीं पे भी अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होगा, मेंबर का क्रॉस सेक्शन कहीं पे भी चेंज हो रहा होगा, उस पॉइंट पे जहां से मेंबर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को मेजर जॉइंट कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया जहां पे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा होगा, जहां पे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा होगा उस पॉइंट को भी हम क्या एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे फ्री एंड को भी हम क्या, फ्री एंड को एज ए जॉइंट कंसीडर करते थे। इस बात को समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जहाँ पे आपका क्या क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होगा, जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होगा उस पॉइंट को हम क्या लेंगे, एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फ्री एंड की बात करें, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, अगर हम फ्री एंड की बात करें, देखो अगर फ्री एंड की बात किया जाए तो फ्री एंड ये है आपका। ठीक है, अगर आप फ्री एंड ये, तो फ्री एंड से पहले अगर आप इसके पहले देखोगे, इस पॉइंट से पहले देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट से पहले आपको दिखेगा कि इस पॉइंट के पहले कोई क्रॉस सेक्शन नहीं था। ठीक है, यहाँ से पहले कोई क्रॉस सेक्शन नहीं था। ठीक है, इसका मतलब यहां से पहले कोई क्रॉस सेक्शन नहीं था, और जैसे ही आप बी पॉइंट पे पहुंचे वहां पे आपको कुछ क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, कहां से, यहां से क्रॉस सेक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, कहां से हो रहा है, जीरो से, जीरो टू सम वैल्यू, ठीक है। इस बी पॉइंट से जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन कितना था, क्रॉस सेक्शन जीरो तक, कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये होगा फ्री एंड को, क्या फ्री एंड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, फ्री एंड को, इसका मतलब फ्री एंड को हम ट्रीट करेंगे एज ए जॉइंट, फ्री एंड ट्रीटेड एज ए जॉइंट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पे जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शन चेंज होते हुए दिखेगा उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब अगर फ्री एंड की बात करें तो फ्री एंड पे अगर आप चेक करोगे तो देखो फ्री एंड से पहले कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं था, जीरो क्रॉस सेक्शन। अब फ्री एंड पे क्या, जैसे आप बी पॉइंट पे आए वहां पे आपको क्या, जो मेंबर का क्रॉस सेक्शन होगा वो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अगर बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो बी पॉइंट को क्या ट्रीट करेंगे, एज ए जॉइंट ट्रीट करेंगे। इसका मतलब अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना होगा इस स्ट्रक्चर में तो हम किस किस जॉइंट का बताएंगे, जॉइंट ए और जॉइंट बी, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात ये क्लियर होना चाहिए हमेशा कि सर जॉइंट को हम क्या, जॉइंट को फ्री एंड को हम एज ए जॉइंट ट्रीट करते हैं। और क्यों ट्रीट करते हैं ये बात यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि जॉइंट फ्री एंड पे क्या हो रहा है, फ्री एंड पे क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्री एंड पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि जहां पे मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है क्या मतलब है, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का क्या मतलब है, एक बात आप यहाँ से समझना। जैसे मान लो ये कोई आपके पास मेंबर है, ठीक है। अभी तक ये कौन सा मेंबर था, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में इस पॉइंट पे, कहां पे, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि क्रॉस मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। कैसे, ये कौन सा मेंबर, ये स्टेट मेंबर है, ये स्टेट मेंबर है, ये कर्व है। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ए, ये अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, पॉइंट बी बोलूं, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अगर मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी चेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब उस पॉइंट को हम क्या एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ए एंड बी दोनों क्या है, ए एंड बी कंसीडर एज ए जॉइंट, ठीक है, कंसीडर एज ए जॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे मटेरियल चेंज हो रहा होगा, मेंबर का मटेरियल अगर किसी भी पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा तो उस पॉइंट को भी हम एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब मान लेते हैं कि मान लो ये कोई मटेरियल, अगर मान लो कोई एक मेंबर ये है, ठीक है, ये कोई एक मेंबर है, ठीक है, मान लेते ये कोई एक मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मटेरियल कोई बी है, यहाँ से इतना मेंबर का मटेरियल दूसरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, अब यहाँ पे टोटल 4 मेंबर हो जाएंगे। पहला एक मेंबर ये होगा, ठीक है, देखना यहाँ पे एक जॉइंट ये होगा ए, ये बी, अब ये सी डी और ई, ठीक है। अब देखना इस पॉइंट को एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ पे मेंबर का मटेरियल चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब जहाँ कहीं पे भी मेंबर का मटेरियल चेंज होगा उस पॉइंट को भी हम क्या कंसीडर करेंगे, एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। तो अभी तक ये जॉइंट तो था ही, ये जॉइंट था ही, ये था और ये था। यहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ है तो इसका मतलब इस पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे, एज ए जॉइंट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर जॉइंट किस पॉइंट को आप जॉइंट कंसीडर करोगे। एक बार आपको जॉइंट समझ में आ गया स्ट्रक्चर में, इसका मतलब ये हो गया अब आप ये चेक कर लो उस जॉइंट पे कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वही जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे उस पर्टिकुलर जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब आपको टोटल स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, तब क्या कर दोगे, सारे जॉइंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। अब हम आते सीधे एग्जांपल पे, ठीक है। और क्या पॉइंट था इसमें, तो ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो कहां पे, वेयर एवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, जहां पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, और द मटेरियल चेंज है, जहां पे मटेरियल चेंज होगा, और द कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, या तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा मेंबर का, उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज ए जॉइंट ट्रीट करेंगे। यही बात मैंने अभी आपको बताया कि जॉइंट किस पॉइंट को आप जॉइंट ट्रीट करोगे। अगले पे आ जाओ, अगला क्या, इनएक्सटेंसिबल इंप्लाइज द एक्सियली रिजिड।
इट मीन्स दैट इलांगेशन इज जीरो। आपसे कभी कभी ये बोलेगा कि मेंबर क्या, मेंबर इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, क्या इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। अच्छा, इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या मतलब है? इनएक्सटेंसिबल मेंबर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्या मतलब है कि वो मेंबर एक्चुअली क्या, एक्चुअली रिजिड है। रिजिड मेंबर होने का मतलब है कि उस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअली रिजिड मेंबर, या तो आप बोल सकते हो क्या, इनएक्सटेंसिबल मेंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इलांगेशन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इलांगेशन जीरो का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी डिफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बात आप देखो, सबसे पहले आप सारे टर्म्स को समझो। ये सारे टर्म्स जो आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे हैं क्या? जॉइंट्स किसको कंसीडर करोगे? अगर आपसे मेंबर दिया जाएगा इनएक्सटेंसिबल मेंबर, तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि मेंबर क्या है? मेंबर एक्चुअली रिजिड है। और एक्चुअली रिजिड का क्या मतलब है? एक्चुअली रिजिड का मतलब है कि मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात इनएक्सटेंसिबल मेंबर का। अब बात आता है डीके। सर डीके होता क्या है? डीके किस तरीके से काउंट करते थे, ठीक है, डीके आपको किस तरीके से काउंट करना है, ठीक है, ये अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन अभी एक बात समझो कि अगर आपसे कभी भी ये दे दिया जाए कि मेंबर, जितने भी मेंबर है, मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में जो मेंबर है, मेंबर आर द इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हो गया कि वो मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में अगर आपको डीके बताना, तो आप एक काम कर दो, आप डीके बता दो जब मेंबर को एक्सटेंसिबल कंसीडर करते हुए, ठीक है, आप डीके बता दो मेंबर को एक्सटेंसिबल कंसीडर करते हुए। अगर आपने एक बार डीके बता दिया किसको, मेंबर को एक्सटेंसिबल कंसीडर करते हुए, अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो कि ऐसे जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हो रहा है, किसकी वजह से? जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा। जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? उस मेंबर के डायरेक्शन में जितने भी डिफॉर्मेशन अभी तक आपको देखने को मिल रहा था जब मेंबर एक्सटेंसिबल था, वो क्या हो जाएगा? वो अब प्रिवेंट हो जाएगा। तो आप एक काम कर दो, जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल बन रहा है, उस टाइम पे जितने डिफॉर्मेशन या जितने भी डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हो रहे हैं, उनको क्या कर दो? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंटेड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देख लो, पहले तो आप डीके बता दो पहले की तरह जनरल कंडीशन में कि जब मेंबर एक्सटेंसिबल है, ठीक है। अब हम एक काम ये कर देंगे कि जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल हो गया तो आप ये चेक कर लो कि कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हो गया। आप अब वही प्रिवेंटेड डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे? उसको इसमें से क्या, डीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही क्या हो जाएगा? अपना डीके हो जाएगा किस केस में? जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होगा? जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंटेड, ये किसके बराबर होगा? अब यही क्या मैंने अभी आपको बताया था, ये किसके बराबर हो? क्योंकि हर एक मेंबर में अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब उस मेंबर में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक मेंबर में एक ही लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन आएगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल का मतलब है मेंबर क्या होगा? मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हुए, जितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे उतने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा अपना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, इफ ब्रेसिंग इज नॉट डन, अगर कहीं पे ब्रेसिंग आएगा, ठीक है, अगर कहीं पे आपको स्ट्रक्चर में ब्रेसिंग देखने को मिलेगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अभी मैं आपसे बात करने वाला एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। बस आप इतनी चीजों को आप ध्यान रख लो, उसके बाद आप डीके क्या कर लोगे? डीके आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब देखो डीके आपको बताना फ्रेम के केस में। अब अभी तक ये जो सारी बातें थी, जनरल बातें थी, ये सारी बातें सब जगह लागू हो रही थी। अब हम आते हैं स्पेसिफिक केस किस में? फ्रेम में। फ्रेम के केस में क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम के केस में क्या होगा? एट अ रिजिड जॉइंट इन अ फ्रेम। आपको पता है फ्रेम में क्या होगा? फ्रेम में जो जॉइंट होंगे रिजिड जॉइंट होंगे, ठीक है। फ्रेम के जो जॉइंट होंगे वो क्या होंगे? रिजिड जॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपके पास अगर आपके पास रिजिड जॉइंट है, क्या है? रिजिड जॉइंट है, ठीक है। तो उसकी बात किया जा रहा है कि अगर किसी भी फ्रेम में जो रिजिड जॉइंट है उसमें क्या होगा? रिजिड जॉइंट का क्या मतलब है? रिजिड जॉइंट का मतलब ये होता है कि उस जॉइंट में जितने भी मेंबर मीट कर रहे होंगे वो सारे मेंबर सेम एंगल से, सेम अमाउंट से क्या करेंगे? सेम अमाउंट से
उसमें सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे। इसका मतलब ये होगा, क्या लिखा है, एट ए रिजिड जॉइंट इन अ फ्रेम ऑल द मेंबर्स रोटेट बाय द सेम एंगल, सो वी हैव टू काउंट ओनली वन रोटेशन फॉर ऑल द मेंबर मीटिंग एट द रिजिड जॉइंट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि रिजिड जॉइंट पे जितने भी मेंबर मीट कर रहे होंगे वो सारे मेंबर सेम एंगल से रोटेट होंगे। सेम एंगल से रोटेट होने का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपके पास रिजिड जॉइंट है, तो जब इस रिजिड जॉइंट पे कोई भी रोटेशन होगा, उस रोटेशन की वजह से दोनों मेंबर सेम एंगल से रोटेट करेंगे। सेम एंगल से कैसे रोटेट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये मेंबर ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो ये मेंबर कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि इसके बीच का जो एंगल होगा, क्या होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है। अभी ये एंगल कितना था, रोटेशन के पहले एंगल 90 डिग्री था, ठीक है, रोटेशन के पहले का एंगल 90 डिग्री था। आफ्टर द रोटेशन के बाद ये जो इसके टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो अभी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, वो अभी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रिजिड जॉइंट का क्या मतलब होगा, रिजिड जॉइंट का मतलब बस ये हुआ कि उस जॉइंट में जितने भी मेंबर मीट कर रहे होंगे वो सारे मेंबर सेम एंगल से रोटेट होंगे। सेम एंगल से रोटेट होने का मतलब ये कि जो पहले मेंबर अगर 90 डिग्री था, तो आफ्टर द रोटेशन भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया किसका, ये बात हो गया रिजिड जॉइंट का, ठीक है। अब एक बात देख लो, ये रिजिड जॉइंट हो गया। अगर आपसे फ्रेम में पिन जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, पिन जॉइंट है। अगर आपके स्ट्रक्चर में पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट का क्या मतलब है, पिन जॉइंट का मतलब है कि पिन जॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जॉइंट पे अगर यहाँ पे पिन लगा हुआ, ठीक है, अब ये कौन सा जॉइंट है, पिन जॉइंट है। पिन का क्या मतलब, पिन का मतलब ये है कि अगर इस जॉइंट पे जितने भी रोटेशन अब होंगे वो सारे अलग अलग होंगे। मान लेते अगर ये मेंबर रोटेट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर ये मेंबर रोटेट किया कुछ इस तरीके से, और ये हो सकता है ये मेंबर कुछ रोटेट इस तरीके से, मतलब कि अब जो एंगल दोनों होगा, ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकता है। ये मान लेते थीटा ए है और ये मान लेते थीटा बी है, ठीक है। इसका मतलब अब थीटा ए नॉट इक्वल टू थीटा बी, ठीक है। तो पिन जॉइंट, सबसे पहले बात ये बात समझना कि रिजिड जॉइंट का मतलब ये है बस कि उस जॉइंट पे जितने भी मेंबर मीट कर रहे होंगे वो सारे मेंबर क्या होंगे, सेम एंगल से रोटेट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, रोटेशन से पहले का एंगल और रोटेशन के बाद का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। जो भी एंगल पहले से वो एंगल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये डिग्री ये क्या हुआ, ये दोनों सेम एंगल से रोटेट करेंगे, ठीक है। जितने एंगल से ये रोटेट किया होगा इतने एंगल से ये रोटेट किया होगा, ठीक है। अगर पिन जॉइंट है तो पिन जॉइंट का मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर जॉइंट पे जितने भी मेंबर मीट करेंगे वो सारे मेंबर अलग अलग एंगल से रोटेट कर रहे होंगे। अलग अलग एंगल से रोटेट होने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे अगर यहाँ पे दो मेंबर मीट कर रहे हैं इस जॉइंट पे, इसका मतलब इस मेंबर में रोटेशन अलग होगा और इस मेंबर में रोटेशन अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर होता है कि इसका मतलब अगर यहाँ पे हम थीटा, अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉइंट पे नंबर ऑफ रोटेशन पूछे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन वन हो जाएगा, एक ही थीटा आएगा, ठीक है। अगर इस जॉइंट पे पिन जॉइंट पे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, जितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे। तो पिन जॉइंट में क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। उस पर्टिकुलर जॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पिन जॉइंट पे जितने नंबर मीट कर रहे होंगे उतने ही क्या होगा, उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशन होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गया किसका, ये तो बात हो गया रिजिड जॉइंट, और ये हो गया पिन जॉइंट का, ठीक है। एट अ पिन जॉइंट इन अ फ्रेम ऑल द मेंबर्स रोटेट इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगा, सो वी हैव टू काउंट रोटेशन ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट द पिन जॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोटेशन बताना है इस पॉइंट पे, तो कितना जाएगा, टोटल जितने वहां पे मेंबर मीट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इफ ऑल द मेंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल डिफॉर्मेशन ऑफ ईच मेंबर इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने आपको बताया इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या था कि उस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जनरल बातें हो गई। अब हम आते हैं अपने एग्जांपल पे, ठीक है। अब आपको इस केस में डीएफ बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप क्या बोल सकते हो, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू बतानी है। तो आप एक बात बताता हूँ, हम सबसे पहले सिंपल काउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। आज के इस क्लास में बस सिंपल बात करने वाला हूँ, बस किस बात का, आज मैं बताने वाला हूँ आपसे किस तरीके से आपको
काउंटिंग करके आपको डीएफ की वैल्यू बतानी है। फिर अगले पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप सिंपल फार्मूला यूज करके डीएफ की वैल्यू बता सकते हो। देखो सिंपल फार्मूला यूज करने में कभी कभी गलतियां हो जाती है, क्योंकि कभी कभी अगर स्ट्रक्चर में आपसे ब्रेसिंग यूज कर दिया गया है तो आप क्या करते हो, तो फिर वहां पे फार्मूला यूज करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको सिंपल काउंटिंग सबसे पहले आनी चाहिए डीएफ निकालने के लिए। अगर आपको सिंपल काउंटिंग आती है, डीएफ मतलब क्या कि हर एक ज्वाइंट का अलग अलग अगर आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करने आता है तो फिर आप क्या कर पाओगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट आंसर रिपोर्ट कर पाओगे। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, फार्मूला वाले केस में अगर स्ट्रक्चर में ब्रेसिंग यूज हुआ है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फार्मूला से आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बेसिक जो काम आपको क्या आना चाहिए, वो आपको काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या, आप हर एक ज्वाइंट का क्या बता दो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट बता दो। अगर ये ज्वाइंट ए, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या नहीं आएगा। अगर हम बात करें इस ज्वाइंट का, अगर इस ज्वाइंट का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें तो 0 आएगा। अगर हम पॉइंट ए के वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें 0 आएगा। और यहाँ का जो थीटा है, ठीक है, यहाँ थीटा देखिए जाए तो थीटा भी क्या आएगा, यहाँ पर थीटा ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, डेल्टा डी एक्स कितना जगह, डेल्टा डी एक्स क्या होगा, डेल्टा डी एक्स 0, डेल्टा डी वाई 0 होगा और थीटा डी 0 होगा। राइट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों जॉइंट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है या फिर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट, अगर हम बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट का रिजिड ज्वाइंट है, अगर ये रिजिड ज्वाइंट है तो यहाँ पे कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। एक तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आपके यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा बी एक्स मिलेगा, एक मिलेगा आपको डेल्टा बी वाई मिलेगा और यहाँ पे एक थीटा बी मिलेगा। ठीक है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलेंगे, ज्वाइंट बी पे मिलेंगे। अगर हम ज्वाइंट सी की बात करें तो सेम स्टोरी यहाँ पे चलेगा, डेल्टा सी एक्स 0 मिलेगा, डेल्टा सी वाई 0 मिलेगा, डेल्टा थीटा सी 0 मिलेगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सिंपल एक काम करो, जितने भी ज्वाइंट है उस सारे ज्वाइंट पे जितने भी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है उन्हीं सारे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर दो, उन्हीं का जो समेशन होगा वही क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा या टोटल काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगा इस जो भी आपके पास स्ट्रक्चर गिवन होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर ये था। अब मैं सबसे पहले ज्वाइंट ए की बात किया, सर ज्वाइंट ए पे कितना पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, तो सर 0 पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों 0 पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, सर ज्वाइंट ए पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट ए पे डेल्टा एक्स भी 0 बन रहा है, डेल्टा ए वाई 0 बन रहा है, थीटा ए भी 0 बन रहा है। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, तो अगर मैं किसी भी सपोर्ट की बात कर, देखो अगर हम किसी भी सपोर्ट की बात कर लेना, अगर आप किसी भी सपोर्ट की बात करोगे, उस सपोर्ट में जितने भी अगर उस सपोर्ट में जिस डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहा होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहा होगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे 3 रिएक्शन आता है, क्या क्या, आर एक्स, आर वाई और मोमेंट। इसका मतलब अगर ये आर एक्स आ रहा है, ये क्या करेगा, ये डेल्टा एक्स को प्रिवेंट कर देगा, डेल्टा एक्स 0 होगा आर एक्स की वजह से। ठीक है, आपको पता है सर रिजिड ज्वाइंट पे 3 रिएक्शन आते हैं। ये रिएक्शन क्या करेंगे, ये रिएक्शन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को 0 करवा देंगे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे। इसका मतलब अगर आर एक्स 0 है, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या होगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 होगा। ठीक है, अगर ये आर वाई है, अगर यहाँ पे रिएक्शन आर वाई आ रहा है, ये क्या करेगा, ये वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर देगा। अगर ये वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब अब यहाँ पे डेल्टा वाई क्या होगा, इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का जो डेल्टा वाई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और सेम कहानी यहाँ पे मोमेंट क्या, यहाँ पे मोमेंट कितना है, यहाँ पे मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मोमेंट एम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप एक चीज ध्यान दो कि रिजिड ज्वाइंट जो है, रिजिड ज्वाइंट में तीनों रिएक्शन आते हैं, आर एक्स भी आता है, आर वाई भी आता है और क्या आता है, मोमेंट भी आता है। इसका मतलब रिजिड ज्वाइंट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ का जो रिजिड ज्वाइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना होगा, 3 होगा, सॉरी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहा होगा वो क्या करेगा, वो उस डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन या फिर उस डायरेक्शन के एंगल को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सेम कहानी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आर वाई आएगा और यहाँ पे आपके पास आर एक्स आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आर एक्स क्या करेगा, ये आर एक्स क्या कर देगा, डेल्टा एक्स को प्रिवेंट कर देगा, इसकी वजह से डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है, यहाँ पे मोमेंट कितना, यहाँ पे मोमेंट 0 है, इसलिए अगर यहाँ पे मोमेंट 0 इसलिए यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हिंज ज्वाइंट पे क्या हो रहा है, हिंज पे क्या हो रहा है, हिंज पे आर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स को 0 कर दिया होगा और डेल्टा वाई को आर वाई 0 कर दिया होगा। और मोमेंट यहाँ पे पहले 0 है, अगर मोमेंट नहीं है तो रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा, थीटा वहाँ पे क्या कर देगा, एग्जिस्ट कर जाएगा।
और सेम कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन आर वाई एग्जिस्ट कर रहा है, आर वाई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे आर वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा वाई 0 मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर एक्स कितना, यहाँ पे आर एक्स 0 है तो डेल्टा वाई एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा एक्स क्या करेगा, डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करेगा। सेम कहानी यहाँ पे मोमेंट कितना है, मोमेंट यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब थीटा क्या करेगा, थीटा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, बाकी आप चेक कर लो, इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। क्या करोगे, ए पे इस तरीके से, बी पे कितने हो गए, बी पे 3 हो गए और बाकी सी पे भी हो गए 3, ठीक है। बाकी और भी एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, और भी एग्जांपल है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आपके पास है डीएफ निकालने के लिए, क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो अब हम सारे, अभी तो मैं बात किया सर किस तरीके से आपको डीएफ बताना है, ठीक है। बाकी मैं पार्ट 2 दूसरे वीडियो में आपसे एग्जांपल के थ्रू काउंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से डीएफ आपको क्या करना है, डीएफ कैलकुलेट करना है। बाकी फिर मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूला से भी ये बता दूंगा किस तरीके से आपको डीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पार्ट 1 वाले वीडियो में इसको पार्ट 1 रखते हैं, ठीक है। इसमें बस मैंने अभी तक ये देख लिया सर डीएफ किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, उसमें ज्वाइंट कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है, ज्वाइंट कैसे कंसीडर करोगे और बाकी क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के एग्जांपलों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से आपको डीएफ पर्टिकुलर जॉइंट पे जाकर किस तरीके से काउंटिंग करनी है और किस तरीके से आपको फार्मूला के हेल्प से आपको डीएफ निकालना है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।